जापान वर्ल्ड रैंकिंग्स में हमेशा सेफ्टी के लिए टॉप 10 में रहता है और यहाँ पर क्राइम रेट्स बहुत ही ज्यादा कम, तो यहाँ के लोग किसी भी समय कहीं भी बिना डर के जा सकते हैं। पर 1988 ऐसा क्या हुआ जिसने जापान को हिला दिया था और जापान की सेफ इमेज पर दुनिया को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। 1988 में 4 जुवेनाइल लड़कों ने 44 दिन तक एक लड़की के साथ ऐसा क्या किया जिससे जापान आज तक नहीं उबर पाया है। सो लेट्स टेक अ क्लोजर लुक ऑन दिस केस इन्वॉल्विंग जुनको फुरुता। जुनको का जन्म 18 फरवरी 1971 में जापान के शहर मिसातो में हुआ था और वो वहाँ अपने पेरेंट्स और 2 भाइयों के साथ रहा करती थी। जुनको याशियो मिनामी हाई स्कूल में अपने सीनियर ईयर में थी और वो पार्ट टाइम एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में जॉब भी करती थी ताकि वो कुछ पैसे सेव कर सके अपने ग्रेजुएशन ट्रिप पे जाने के लिए, जो उसने अपने दोस्तों के साथ पहले ही प्लान करके रखी हुई थी। जुनको खूबसूरत होने के साथ साथ एकेडमिक्स में भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और यही रीजन था कि जुनको के ना चाहते हुए भी काफी लड़के उससे अट्रैक्ट हो जाते थे और इन्हीं लड़कों में से ऐसा ही एक 4 लड़कों का ग्रुप था जो कि 1988 में स्कूल से ड्रॉप आउट तो कर चुके थे बट फिर भी वो स्कूल आया करते थे जस्ट टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड टू बुली अदर स्टूडेंट्स। और उन्होंने स्कूल इसलिए ड्रॉप आउट किया था क्योंकि वो अब चिनपिरा जैसे क्राइम में इन्वॉल्व हो चुके थे। वो लोग अब काम तो यकूजा गैंग के लिए करते थे बट अभी तक वो यकूजा गैंग के फुल मेंबर्स नहीं बने थे। इन चारों का उठना बैठना वहाँ के लोकल गैंगस्टर्स के साथ था और इसी वजह से वहाँ के लोग, बच्चे और टीचर्स इनसे डरा करते थे। अगर तुमने कोई जापानीज मूवी देखी है तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अक्टूबर 1988 आते आते ये चारों चोरी, पर्स स्नैचिंग, स्ट्रीट फाइट, कार थेफ्ट और रेप ये सारे क्राइम्स करना शुरू कर चुके थे। इस ग्रुप में जो चारों लड़के थे वो थे 18 ईयर ओल्ड हिरोशी मियानो, 17 साल का जो ओगुरा, 17 ईयर ओल्ड यसुशी वातानाबे एंड 16 ईयर ओल्ड शिंजी मिनाटो। और ये सारे क्राइम के टाइम पे जुवेनाइल्स थे क्योंकि अनलाइक इंडिया, जापान में कोई भी पर्सन जो कि 20 साल की एज से नीचे की एज का है वो जुवेनाइल या नाबालिग है। इन चारों ने 8 नवंबर 1988 में अदाची में एक लड़की को किडनैप करके एक होटल में उसके साथ गैंग किया था एंड नो कंप्लेन वाज फाइल्ड just because they had connections with local gangsters और लोग उनसे डरा करते थे। Coming back to the case, इन चारों लड़कों में से हिरोशी मियानो, उसको जुनको के ऊपर क्रश होता है और एक दिन वो जुनको को प्रपोज कर देता है बट जुनको उसे पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली मना कर देती है। बट हिरोशी को ना सुनने की आदत नहीं थी और वो गुस्से से भर जाता है और उससे ये रिजेक्शन सहन नहीं होता है। 25 नवंबर 1988 जुनको अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस आ रही होती है और उसी जगह पे हिरोशी मियानो और उसके दोस्त अपनी अपनी मोटरसाइकिल पे चोरी की फिराक में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी वो लोग जुनको को स्पॉट कर लेते हैं एक साइकिल पे जाते हुए। तब हिरोशी के दिमाग में जुनको से बदला लेने का एक आइडिया आता है और वो शिंजी मिनाटो से कहता है कि वो जाके उसकी साइकिल गिरा दे ताकि वो उसकी मदद करने के बहाने उससे बात शुरू कर सके। एंड एज पर हिरोशीज ऑर्डर मियानो ने वैसा ही किया। मियानो जाकर जुनको की साइकिल पे धक्का मारता है और जुनको नीचे गिर जाती है और फिर हिरोशी मियानो वहां पर आ जाता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो वहां उसे कोइंसिडेंस से मिल गया है और फिर उसे वो घर छोड़ने के लिए कहता है। तो पहले तो जुनको मना कर देती है लेकिन फिर मियानो रिक्वेस्ट करता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो जुनको उसे स्कूल से पहले से जानती थी और इसी वजह से वो मान भी जाती है और यही जुनको की सबसे बड़ी गलती थी। हिरोशी मियानो उसे घर छोड़ने के बहाने एक वेयर हाउस में ले जाता है और वहां ले जाकर उसे धमकाता है कि वो एक यकूजा मेंबर है और अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर मियानो उसे अदाची के एक होटल में ले जाता है और वहां वो जुनको का करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो जो ओगुरा को कॉल करता है और उसे ये बताता है कि उसने जुनको के साथ क्या क्या किया है और जो ओगुरा उसको नहीं छोड़ने के लिए कहता है। देन ऑन 26 नवंबर 1988 हिरोशी मियानो जुनको को लेके उस होटल के पास वाले पार्क
में जाता है जहाँ पर वो तीनों पहले से ही मौजूद होते और फिर वो लोग जुनको को धमकाते हैं कि वो यकूजा मेंबर हैं और वो ये जानते हैं कि उसकी फैमिली कहाँ रहती और अगर वो इनके ऑर्डर्स नहीं मानेगी या भागने की कोशिश करेगी तो वो उसकी फैमिली को मार देंगे। और इसी डर से जुनको फुरुता वो सब काम करती है जो ये लोग कहते हैं और उसके बाद वो लोग जुनको को शिंजी मिनाटो के घर ले जाते हैं। दिस वॉज द लास्ट टाइम व्हेन जुनको फुरुता सॉ ओपन स्काई। शिंजी मिनाटो के पेरेंट्स जब घर पर होते थे तो वो उन्हें बताता कि जुनको उसकी गर्लफ्रेंड है और अब वो उन्हीं के साथ रहेगी और वो जुनको को उसकी गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करने के लिए फोर्स करते थे। और जब कुछ टाइम बाद उन चारों को ये समझ आ गया कि मिनाटो के पेरेंट्स पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो उन्होंने ये ढोंग करना भी बंद कर दिया था। और अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मिनाटो के पेरेंट्स पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे थे। तो द सिंपल आंसर इज क्योंकि वो खुद अपने बेटे और उसके गैंगस्टर लिंक से डरे हुए थे और अब वो कुछ भी करता तो उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी नहीं बोलते थे। और अब 25 नवंबर 1988 से लेके 4 जनवरी 1989 लगभग 40 से 44 दिन तक जुनको को उन लोगों ने टॉर्चर किया था। और 25 नवंबर से जुनको घर नहीं गई थी तो उसके पेरेंट्स भी परेशान हो रहे थे और इसी परेशानी की वजह से उन लोगों ने पुलिस के पास जाने का सोचा। और उन लोगों ने जब पुलिस को जुनको के डिसअपीयरेंस के बारे में बताया तो ये बात उन लड़कों के लोकल लिंक्स की वजह से उनको पता लग गई थी और इन्वेस्टिगेशन आगे ना बढ़े इसलिए उन्होंने जुनको को फोर्स करके ये कहा कि वो अपने पेरेंट्स को कॉल करे और उन्हें बताया कि वो वहां से अपने दोस्तों के साथ भाग गई है और कुछ दिनों में वहां लौट आएगी। इस कॉल के बाद भी जुनको के पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं थे तो उन्होंने जुनको के लिए एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट फाइल कर दी। पर पुलिस इस केस में कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि जुनको ने उन्हें अपनी स्टेट बता दी थी। और फिर इसके बाद उन लोगों का टॉर्चर और भी बढ़ गया था। पहले कुछ हफ्तों तक वो लोग जुनको को सिर्फ अपने फिजिकल और सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए यूज करते थे और जब उनका मन भर गया तो उन्होंने अपने दोस्तों और दूर के दोस्तों को भी वहां पर बुलाया था ताकि वो भी जुनको का फायदा उठा सकें और अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा कर सकें। और ऐसे ही 100 से भी ज्यादा लड़कों ने जुनको का किया था। 28 नवंबर की रात को उन चारों ने और उनके दो दोस्तों ने नाकामुरा और इहारा ने जुनको का गैंग किया था और उसके बाद हिरोशी मियानो ने उसके प्यूबिक हेयर्स शेव कर दिए थे और लाइटर से उसके जेनाइटल एरिया को जला दिया था। और दिसंबर में जब जुनको ने एक बार भागने की कोशिश की थी इन चारों ने उसे पकड़ लिया था एंड एज पनिशमेंट इन चारों ने उसके फेस पर तब तक पंच किया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। और फिर हिरोशी मियानो ने जुनको के एंकल्स भी जला दिए थे और इसके बाद से वो हर रोज नए नए तरीके ढूंढते और उस पर इस्तेमाल करते थे, जैसे उसे पूरा दिन नेकेड रखना, नेकेड डांस करवाना, उसे अपने सामने मास्टरबेट करने को फोर्स करना एंड कुछ रातों में तो जुनको को कम या बिना कपड़ों में वो घर की बालकनी में रखते थे और वो भी जापान की कपकपा देने वाली ठंड में। और वो जुनको की वेजाइनल और एनल ओपनिंग्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करते थे जैसे कि मेटल रॉड्स, हॉट बल्ब, बॉल्स, वुडन स्टिक्स और भी बहुत कुछ। और कभी कभी तो वो लोग इन सब चीजों को वहां फंसा हुआ ही छोड़ देते थे क्योंकि जब पुलिस को जुनको की बॉडी मिली थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में उसकी बॉडी के अंदर से प्लास्टिक बॉटल्स निकले थे। और यहीं से तुम सोच सकते हो कि वो लोग जुनको को किस कदर तक टॉर्चर करते थे। वो लोग जुनको को बहुत ही ज्यादा अल्कोहल पीने के लिए फोर्स करते थे, उसे 2 या 2 से ज्यादा सिगरेट्स एक बार में स्मोक करवाते और उसे पेंट थिनर की जो फ्यूम्स थी उन्हें इनहेल करने के लिए फोर्स किया करते थे। और यहाँ तक कि जुनको को खाने के लिए भी वो लोग कुछ नहीं देते थे, जुनको सिर्फ पानी और दूध पर जिंदा थी। और रोज का टॉर्चर और खाने को भी कुछ ना मिलना, इन सबसे जुनको की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इन चारों में से जब कोई भी गुस्से में होता था तो वो अपना गुस्सा जुनको पर ही निकालते और वो इसे इतना मारते कि वो कुछ बोल भी नहीं पाती। और ऐसा ही 1 दिसंबर की रात को हुआ। हिरोशी मियानो बहुत गुस्से में था तो पहले तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जुनको को बहुत मारा और फिर उसकी थाइस और हैंड्स को लाइटर फ्लूइड डाल के जला दिया था। अब ये टॉर्चर जुनको सहन नहीं कर पा रही थी तो वो इन लोगों से मौत की भीख मांगती कि उसे मार दो, बट ये लोग उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। पूरे दिसंबर इनका टॉर्चर और जुनको का अब्यूज बढ़ ही रहा था। दिसंबर के आखिर तक जुनको की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि उसे खाने में सिर्फ पानी और दूध मिल रहा था और अब उसकी इंजरीज की वजह से वो ना कोई भी काम कर पा रही थी और ना कहीं भी चल पा रही थी। वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह रूम के फ्लोर पर पड़ी रहती थी और इन लोगों ने उसे इतना मारा था कि उसका फेस अब डिसफिगर हो चुका था और उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था और उसके घाव अब सड़ चुके थे और उन घावों में से बहुत ही ज्यादा फाउल स्मेल आना शुरू हो गई थी। 3 जनवरी 1989 मियानो महाजोंग के गेम में बहुत ज्यादा पैसे हार जाता है और इसका गुस्सा
वो जुनको पर निकालने का डिसाइड कर चुका था। देन ऑन 4 जनवरी 1989 मियानो घर आता है और कैंडल्स को जला के उनका हॉट वैक्स जुनको के फेस पर गिराता है। जुनको दर्द से चीख रही थी पर मियानो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और फिर उसने 2 छोटी कैंडल्स को जलते हुए जुनको की आईलिड्स पर रख दिया था और इसके बाद उसने जुनको को उसका ही खुद का यूरिन पीने के लिए फोर्स किया था। और जब इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ फिर उसने जुनको को जमीन से उठाकर उसे किक करना शुरू कर दिया था और इन्हीं में से एक किक की वजह से जुनको एक स्टीरियो यूनिट से जाकर टकरा गई और इससे उसके जो बॉडी पर घाव थे उनसे खून निकलना शुरू हो गया एंड हर बॉडी बिगिन कन्वल्जन्स और उसकी बॉडी रिपीटेडली शिवर करने लगी थी। और इन लोगों ने अपने आप को खून के धब्बों से बचाने के लिए अपने हाथ में पॉलिथीन बैग्स पहन लिए थे और फिर जुनको को मारना शुरू कर दिया था और एक आयरन एक्सरसाइज बॉल को उसके एब्डोमेन पर रिपीटेडली काफी बार गिराया और फिर मियानो ने उसकी बॉडी पर लाइटर फ्लूइड डाल के उसे जला दिया था। उसने अपने आप को बचाने और आग बुझाने के वीक अटेम्प्ट्स किए थे लेकिन कुछ देर बाद उसकी बॉडी ने हिलना बंद कर दिया था। ये पूरा टॉर्चर लगभग 2 घंटे चला था। 4 जनवरी 1989 को सुबह 10 बजे के आसपास जुनको ने अपना दम तोड़ दिया एंड उसकी डेथ हो गई थी। तुम खुद सोचो, अगर ऐसी हालत में किसी इंसान को तुम अगर देखोगे तो तुम खुद डर जाओगे, पर इन लोगों ने तो जुनको की ये हालत खुद की थी। उसे ये टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे थे। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है? इससे ज्यादा कोई क्या ही गिरेगा। उन लोगों को ये सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, ना कि कोई क्राइम। और ऐसा तब होता है जब तुम्हें रोकने वाला कोई ना हो, एंड यहाँ पर वही हो रहा था। अब बॉडी को कोई देख ना ले और वो पकड़े ना जाए, इस डर से उन्होंने बॉडी को एक कंबल में लपेटा और एक बड़े से ट्रैवल बैग में डालकर उसे एक 55 गैलन ड्रम में भरकर और उसे ऊपर तक सीमेंट से भरकर सील पैक कर दिया था। और फिर अगले दिन 5 जनवरी 1989 को शाम के 8 बजे के आसपास वो इस ड्रम को वकासू आइलैंड के एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पे डंप कर आए थे। और यहीं पर इस केस का असली ट्विस्ट आता है। पुलिस हिरोशी मियानो और जो ओगुरा को जनवरी के एंड में अरेस्ट कर लेती है और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जुनको फरुता के केस में, बट ऐसा नहीं था। उन्हें अरेस्ट किया गया था एक 19 साल की लड़की की किडनैपिंग और उसके गैंग रेप केस में, जो उन्होंने दिसंबर 1988 में किया था। और जब मियानो को इंटरोगेट करने पुलिस इंटरोगेशन रूम में आती है तो मियानो ने ये सोचा कि जो ओगुरा ने उन्हें जुनको फरुता के बारे में सब कुछ बता दिया और फिर मियानो ने भी सब कुछ कन्फेस कर लिया और उनको बॉडी की लोकेशन बता दी। पर ये सब सुन के पुलिस कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वो किसी और केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और ये कुछ और ही कन्फेशन दे रहा था। जब इसने कन्फेस कर ही लिया था तब पुलिस वालों ने इन दोनों को साथ में बिठाकर इंटरोगेट किया और फिर इनको पता चला जुनको फरुता का पूरा केस, कि इन लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया है। और उस इंटरोगेशन में इन दोनों ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया था। और फिर जुनको की बॉडी 29 मार्च 1989 में रिकवर की गई थी। और फिर पुलिस ने मियानो और जो ओगुरा के साथ साथ मिनाटो, वातानाबे और शिंजी मिनाटो के भाई और नाकामुरा को भी अरेस्ट कर लिया था। इन जुलाई 1990 टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन सबको गिल्टी करार दिया था अंडर द चार्जेस ऑफ कन्फाइनमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप एंड मर्डर। एंड जुलाई 1991 में इन चारों ने एक हाई कोर्ट में अपील डाली थी सजा कम करने के लिए, बट हुआ उसका उल्टा। टोक्यो हाई कोर्ट ने इन चारों में से 3 की सजा कम करने की बजाय बढ़ा दी थी। पहले तो टोक्यो कोर्ट ने इन चारों की आइडेंटिटीज छुपाने की कोशिश की थी क्योंकि दे वर स्टिल जुवेनाइल, पर शुकन बंशन के जर्नलिस्ट ने इन चारों की आइडेंटिटीज अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश की थी क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा क्राइम करने के लिए ये लोग अपनी आइडेंटिटीज छुपाने का हक खो चुके थे। इनमें से हिरोशी मियानो को 20 साल की सजा हुई थी, जो ओगुरा को 10 साल की, शिंजी मिनाटो को 9 साल की एंड यसुशी वातानाबे को 7 साल की सजा हुई थी। इनमें से हिरोशी मियानो के पेरेंट्स ने जुनको फरुता के पेरेंट्स को 50 मिलियन येन एज अ कंपेंसेशन पे किए थे, जो कि आज की तारीख में $8,30,000 के बराबर है। बट नो अमाउंट ऑफ मनी कैन रिप्लेस जुनको फरुता फॉर हर पेरेंट्स। टेल मी हाउ डू यू फील ये केस सुनने के बाद, एंड डू टेल मी दैट सबसे डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग चीज आपको इस केस में क्या लगी, एंड व्हाट वाज द लेसन फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।